पार्टीशन का जिम्मेदार मुसलमान नहीं था। जब वो जालिम जिना इस मुल्क के दो टुकड़े किए, और दो टुकड़े करने वालों में क्या कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं है? देश के विभाजन के लिए कह रहे हैं मुसलमान जिम्मेवार नहीं है, तो क्या क्रिश्चियन जिम्मेवार है? सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी भी थी। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। जो भाजपा कहती है, जितना हमसे कहेगी उतना वो बोलते हैं। 100% सही ओवैसी जी ने कहा है कि देश के बंटवारे की जिम्मेदारी कांग्रेस की है। तो कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दहाड़ और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। पश्चिम बंगाल में चुनावी पारा अपने 7वें आसमान पर है और इन सब के बीच ओवैसी ने एक ऐसा सियासी बम फोड़ा जिसने इतिहास के जख्मों को एक बार फिर से हरा कर दिया। ओवैसी ने सीधा वार करते हुए कहा कि भारत के बंटवारे के लिए आम मुसलमान नहीं बल्कि कांग्रेस जिम्मेदार थी, और अपने इस दावे के पीछे उन्होंने हवाला दिया आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की उस किताब को जिसे दशकों तक दबा कर रखा गया था, इंडिया मीन्स फ्रीडम। बंगाल चुनाव के इस मोड़ पर ओवैसी का यह बयान सिर्फ इतिहास की बात नहीं करता, बल्कि ममता बनर्जी और कांग्रेस के उस सेकुलर किले पर हमला है जिसे वो अपना सबसे बड़ा वोट बैंक मानती है। आजाद की किताब के वो 40 गुप्त पन्ने चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस के बड़े नेता सत्ता की जल्दी में हैं और ये नहीं होते तो शायद आज भारत का नक्शा कुछ और होता। आज इस मंच पर बड़ा सवाल है कि क्या ओवैसी सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं या फिर वो मौलाना आजाद के बहाने उस ऐतिहासिक सच को बाहर ला रहे हैं जिसे कांग्रेस ने हमेशा छुपाया। क्या बंगाल की जनता इस बार उस परमिट का हिसाब मांगेगी जिसका जिक्र आजाद ने अपनी आखिरी वसीयत में किया था? आज दहाड़ में उसी सवाल पर बहस होगी, बंटवारे का असली मुजरिम कौन था। बहस शुरू करने से पहले देख लेते हैं इस मुद्दे पर क्या अभी तक वार पलटवार हो रहे हैं। बार बार क्या बोलते हैं, अरे एक पार्टीशन हो गया, अरे तुम झूठ बोल रहे हो, पार्टीशन का जिम्मेदार मुसलमान नहीं था। जब वो जालिम जिना इस मुल्क के दो टुकड़े किए, और दो टुकड़े करने वालों में क्या कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं है? बिल्कुल है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में कह रहे हैं कि मैं गांधी के पास गया, मैं नेहरू के पास गया कि भारत के टुकड़े मत होने दो। कि ओवैसी साहब को फिर से इतिहास का अध्ययन करना चाहिए, वो पढ़े लिखे आदमी हैं। जहाँ तक के बंटवारे का सवाल है, वहाँ उस समय की जो परिस्थिति थी, उस समय के जो हालात थे, उनको उसकी जानकारी नहीं है, और किस परिस्थिति में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ ये तो इतिहास के पन्नों में सब कुछ उपलब्ध है। असदुद्दीन ओवैसी वो बयान एक देते हैं और मतलब दो निकालना चाहते हैं। देश के विभाजन के लिए कह रहे हैं मुसलमान जिम्मेवार नहीं है, तो क्या क्रिश्चियन जिम्मेवार है? लेकिन जो लोग गए वो भी जिम्मेदार थे, और सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी भी थी। कांग्रेस पार्टी ने बंटवारे को कबूल किया, इसलिए वो भी जिम्मेदार है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम को बेल आउट करना चाहते हैं, जो लोग बंटवारे में पाकिस्तान गए, ये भी सही नहीं है। एक तरफ तो शांति की बात और दूसरी तरफ धमकी वाला अंदाज। आज दहाड़ शुरू करने से पहले उन सवालों का भी रुख करते हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी ये चर्चा रहने वाली है। सवाल यह है कि बंगाल की लड़ाई बंटवारे और जिन्ना पे आ गई। ओवैसी का बयान, बंटवारे के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। बंगाल का चुनाव, ओवैसी का बंटवारे वाला दांव। 1947 का विभाजन, बंटवारे के लिए जिम्मेदार कौन? ओवैसी का दांव ममता के वोट बैंक में लगाएगा सेंध। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अजय वर्मा, नेता कांग्रेस के जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
चंचल कुमार जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनमोहन गामा, नेता AIMIM से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और रमनीश वस्त जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। और चारू प्रज्ञा जी थोड़ी देर बाद बीजेपी प्रवक्ता हमसे हमारे साथ जुड़ेंगी और अपना पक्ष रखेंगी। अजय कुमार जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। आज ओवैसी ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो बंटवारा हुआ उसके लिए जालिम जिन्ना और कांग्रेस जिम्मेदार है। अब मुसलमानों की अपनी कोई लीडरशिप नहीं है। 75 साल तक चाहे कांग्रेस हो, बाकी पार्टियों ने हमें अपना लीडरशिप नहीं बनने दिया, और अब वो समय आ गया है कि मुसलमानों का अपना एक लीडरशिप होना चाहिए। देखिए, ओवैसी जी विद्वान आदमी हैं, एंकर महोदय अंजनी जी, और पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि बहुत बुलंद फिजा में तेरी पतंग से ही, एक शेर सुना है कि बहुत बुलंद फिजा में तेरी पतंग से ही, मगर ये सोच की डोर किसके हाथ में है, मगर ये सोच की डोर किसके हाथ में। तब बी पार्ट ऑफ द बीजेपी। वहीं से जब कलई खुल गई वहां बंगाल में, हुमायूं कबीर के साथ वो 1000 करोड़ रुपए वाला वीडियो घूम गया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता विभाजन, आजादी में जिनका कोई योगदान नहीं रहा, वो उस पर टिप्पणी ना करें तो ज्यादा बेहतर है। किस तरह से उनकी कलई खुल गई पता चल गया। बंगाल के लोगों ने जब उनको वापस भेज दिया। अब ओवैसी साहब कहते रहे, अच्छी बात है, अपने मुंह में या मिट्टू बनते रहे, कुछ भी कहते रहे, लेकिन जहां तक सवाल ये कह रहे हैं कि साहब उस वक्त का तो जिन्ना किसके पॉलिटिकल विंडेटा है। आडवाणी साहब उनकी मजार पर जो सजदा करने जाते हैं, नमाज पढ़ के आते हैं, आवाज साहब झुककर सजदा करते हैं। मोदी साहब बिरयानी खाते हैं, लाल रेड कारपेट लेने जाते हैं, मिर्मुलाए चले जाते हैं। तो इनका एजेंडा, इनका पॉलिटिकल विंडेटा, इनका पाठ्यक्रम पाकिस्तान जिन्ना है। आजादी में ना RSS ना बीजेपी का कोई योगदान था, उठा के बता दीजिए। समय की डिमांड थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो भी थे, जितने लोग थे, कोई चीज बनी थी तो डिमांड थी, समय ने मांग करी, वो आगे बढ़ा दिया गया। आज इनको 14% मुसलमान देश में होने पर भी ये कहते हैं, मित्रों हिंदू खत्म हो जाएगा, सनातन को खतरा है, हिंदू मर जाएगा। और अगर ये पाकिस्तान का विभाजन नहीं होता तो कितने % होते? तो तब तो बिल्कुल ही फिर तो खत्म ही हो गए होते कि साहब हिंदू मर ही गया है, स्वर्गीय हो गए सारे। तो ये जो एक इल्यूजन है, एक पॉलिटिकल विंडेटा है, केवल चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेगा। बंगाल की धरती मां माटू मानुस की धरती है, वहां हमारा इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी देखिए मजबूती से हम लोग 294 सीटों पे, आप दीदी से गठबंधन, आप दीदी खिलाफ लड़ रहे हैं आप। और ओवैसी ने आज कह दिया, ओवैसी ने कह दी भाई अगर हम बी टीम है तो 11 सीट हटा दो, बाकी पे आप लड़ लो, हरा दो बीजेपी को। तो हम 294 से 284 पे अकेले लड़ रहे हैं। हाँ। हर पार्टी के चुनाव लड़ने की एक रणनीति होती है। हाँ। आपकी अपनी रणनीति है चैनल चलाने की, बीजेपी की अपनी है चुनाव लड़ने की, मेरी अपनी है, कांग्रेस की अपनी है, दीदी की अपनी है। बंगाल में जल थल वायु और ED CBI IT इनकम टैक्स, पैसा अडानी अंबानी, SIR, ज्ञानेश मोदी और जितने हथकंडे जो इनका नया पाठ्यक्रम आया घुसपैठिए से सब लगाने के बाद भी चुनाव नहीं। अच्छा, इतने लोगों का नाम आपने ले लिया। बंगाल में राहुल जी कितने दिन जाकर रैली किए, उसका आप जिक्र नहीं कर रहे? राहुल जी देखिए, कितनी रैलियां कर ली राहुल जी, प्रियंका जी ने? मालदा में, मुर्शिदाबाद में। हमारी रणनीति हम 1 रैली करें, 10 करें, 100 करें। तो फिर भाई जिससे आपको लड़ना है वो वहां 15 रैलियां कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि EVM में दोष हो गया। ठीक है, गामा साहब हमारे साथ। गामा जी वो कह रहे हैं कि आप जो है फाइनल कर दूं, 10 हाँ, अच्छा, जी सेकंड फाइनल। हाँ, मेरा फाइनल कथन ये है कि देखिए, चाहे वो हुमायूं कबीर हो या ओवैसी साहब हो, इनके ऊपर कभी भी कोई चीजें, सब बीजेपी की पार्टी है, वो चाहते हैं हिंदू मुस्लिम पिच बनाए, लेकिन बंगाल की पढ़ी लिखी जनता है, वो डिग्री नहीं छुपाती, वो अपनी डिग्री बताती है, डिग्री दिखाती है। जो लोग डिग्री छुपाते हैं, डिग्री पूछने पर जेल भेज देते हैं, उनको वापस लौटा देंगे। बंगाल का चुनाव चूंकि आपने छेड़ दिया। अब भाई कौन किसकी भी पार्टी है? DMK कह रही है, आप बीजेपी की भी पार्टी है। ऐसे तो सबके भी पार्टी है भाई। आप जहां साथी हो वहां DMK कह रही है कि आप बीजेपी के भी पार्टी हो, तो आप भी बीजेपी पार्टी। DMK और हम तो तमिलनाडु में गठबंधन में है, चुनाव लड़ रहे हैं साथ, बी पार्टी कहां से आ गए? DMK और हम तो बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी पिछली बार भी 18 सीट थी विधानसभा में, हम बंगाल तमिलनाडु गठबंधन में थे, हम लोग पांडिचेरी में भी मिलकर लड़ रहे हैं। केरल, तो हमारा तो वो गठबंधन है। केरल में भी पार्टी। ठीक है, अब गामा साहब के पास चलते हैं सर। ये AIDMK कह रहे हैं, AIDMK थोड़ा सा सुधार करें। ठीक है, AIDMK करें। हाँ, नहीं, वहां पे केरल की बात हो रही थी, वो जिक्र था उसका, यहाँ पे आ गया। अब गामा साहब वो ये कह रहे हैं
कि आप जो है बीजेपी की बी टीम है और ये पूरा जो हो हल्ला मचा रहा है उससे बीजेपी का फायदा होगा। जो बीजेपी कहती है रिमोट बीजेपी के पास है, आप वो बोल देते हैं। आप पतंग है, डोर है बीजेपी के पास। अजय वर्मा जी के पास कोई शब्द ही नहीं बचा है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमान के लिए जी, क्योंकि 70 सालों में हिंदुस्तान की क्या हालात रही वो सब जानता है। देश के बंटवारे से लेकर मुसलमानों की राजनीतिक उम्मीदों को खत्म करना, देश के मुसलमानों को शिक्षा से दूर रखना, देश के मुसलमानों को स्वास्थ्य का लाभ न मिले इसका विशेष ध्यान रखना और सिर्फ उन्हें मदरसा तालीम की ओर ध्यान केंद्रित कराने का काम किया। और उसका नतीजा है कि आज हिंदुस्तान में मुसलमान अपनी राजनीतिक सियासत ढूंढते परेशान हो रहा है और उनके हक की आवाज बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। जैसा कि हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि देश के बंटवारे का जिम्मेदार अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बी टीम का आरोप ये हम पे लगाते हैं। दिल्ली में इनकी औकात नहीं कि पार्षद का चुनाव जीत जाए, दिल्ली में इनकी औकात नहीं कि पार्षद का चुनाव जीत जाए और पूरी सीटों पे ये चुनाव लड़ते हैं। हम मात्र 3 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं, हमें 1 लाख वोट मिलता है, इन्हें पूरे 70 सीटों पे चुनाव लड़के भी 1 लाख वोट नहीं मिलता। वो तो बाहर गए विजय जी कह रहे हैं। बंगाल में हम 11 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं, ये 294 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं। और राहुल गांधी इसलिए नहीं पहुंचते, प्रियंका जी इसलिए नहीं पहुंचते क्योंकि ये मोदी जी से मैनेज हो चुके हैं, अमित शाह जी से मैनेज है, इसलिए वहां जाकर के प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। और टीएमसी को हराने के लिए 294 सीटों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा की सरकार बनाने जा रहे हैं। तो आप क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले भाजपा की सरकार बनाने जा रहे हैं? ठीक है, चारू प्रज्ञा जी हमारे साथ जुड़ गई है। चारू जी आपका स्वागत है। अब देखिए, ओवैसी ने एक ऐसा बम फोड़ दिया चुनाव के दौरान। उन्होंने कहा कि जो बंटवारा हुआ था उसके लिए जिन्ना और कांग्रेस जिम्मेदार है। अब इस चुनावी दौर में बंटवारे का मर्म क्यों, बंटवारे की लड़ाई क्यों आ गई? बंटवारा और जिन्ना कहां से आ गए इसमें और कितने प्रासंगिक हैं? अंजनी जी नमस्ते। देखिए, यही होता है जब चुनाव आता है और ये विभाजन की राजनीति करने वाली जो राजनीतिक दल हैं उन्हें इसी टाइप की बातें आज भी करनी पड़ रही हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है ओवैसी जी को क्या चाहिए, वो वोट बैंक जो कांग्रेस अपना मानती है, वो वोट बैंक जिसपे कांग्रेस अपनी बातें डालकर, या राहुल जी अभी चुनाव से केवल 9 दिन पहले बंगाल पहुंचे, कुछ रैली करने की कोशिश करी, उन्हें समझाने बुझाने की, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वही तुष्टीकरण की राजनीति है। कांग्रेस इतने लंबे समय से जो जो चीजें करती आई है, देखिए विभाजन की वजह जो भी रही होगी, कांग्रेस का उसमें हाथ है, ये हम सबको मालूम है। लेकिन आज ये बात अगर ओवैसी जी को उठानी पड़ रही है, इससे एक बात साफ रूप से हमारे सामने आती है कि ये दोनों दल ऐसे हैं जिनको कांग्रेस और या AIMIM, इन दोनों को मुसलमानों में केवल एक वोट बैंक दिखाई देता है। आप ये देखिए ना, पॉजिटिव पॉलिटिक्स तो इन्होंने कभी कुछ करी नहीं। कोई भी पॉजिटिव स्टेप लिया गया एक समाज के उद्धार का या उनको आगे बढ़ाने का, उसका कभी साथ नहीं दिया। हाँ, लेकिन जब अपने 4 वोटों की बारी आ जाती है तो आप वापस वही तुष्टीकरण की राजनीति पर आ जाते हैं और एक दूसरे को पता नहीं किस किस की बी टीम बताते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ती है और जिसके साथ मिलकर लड़ती है, हम डंके की चोट पर उनको हमारा साथी दल बताते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारा इनसे अलायंस है। तो ये आपस में चंद लोगों को लेकर बैठते हैं और ये कहते हैं कि कैसे हम इन लोगों के वोट अपनी तरफ बटोर पाए। लेकिन इस बार मैं खास कहना चाहती हूँ कि देश की जनता अब बहुत समझदार हो चुकी है। अब वो पुराना वाला समय नहीं रहा कि आप कुछ भी बयान देंगे और लोग आपके साथ आ जाएंगे, आप किसी और का वोट बैंक अपनी तरफ एकत्रित कर लेंगे। आज बंगाल चुनाव के समय में भी अगर आज भी इन लोगों के इस तरीके की बयान कर देने की जरूरत आ गई है तो एक चीज समझ में आ रही है, सब लोग इनसिक्योर हैं। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत रही है और उसकी बहुत सारी वजह है, क्योंकि पिछली बार तो ममता दीदी बाकी चीजें छोड़ी, अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाई थी। हमारा वोटर बेस जो है 40% तक बढ़ गया था, हमारी 77 सीटें आई थी। तो इस बार भी मुझे लग रहा है कि पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन होगा और ममता दीदी इस बार भी अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। ठीक है, अब चंचल कुमार जी, अब देखिए बड़ा दिलचस्प मोड़ पे ये चुनाव पहुंच चुका है, क्योंकि उन्होंने गुजरात में भी निकाय चुनाव हो रहा है और टीएमसी पर उन्होंने हमला किया और कांग्रेस पर। अब क्या लगता है कि ये जो वोट बैंक की लड़ाई है, चूंकि आपका भी वही वोट बैंक है, सारी लड़ाई वोट बैंक की है और चूंकि जहां भी ओवैसी साहब जाते हैं जो वोट काटते हैं वो टीएमसी, बिहार में जो है आरजेडी और यूपी में आपका समाजवादी पार्टी का, इसलिए आप लोग कह देते हैं कि भाई वो बी टीम है।
नहीं देखिए, इसलिए नहीं कहा जाता है। हाँ। इसके बाकायदा इसी वेस्ट बंगाल में ही आप देख लो, इसके साक्ष्य बाकायदा हैं। 1000 करोड़ की स्टिंग का बाकायदा वीडियो आया और किस तरीके से आदरणीय ओवैसी जी गठबंधन में थे, और जैसे पूरा का पूरा मामला जब आ गया, सारी की सारी चीजें आ गई मीडिया में, सारी वीडियो आ गई, सब कुछ आ गया, तो किसने साठगांठ की थी? 1000 करोड़ की डील किसने की थी? बीजेपी ने। किसको मिला करके कर रहे थे? ओवैसी जी को मिला के कर रहे थे। अंत में ओवैसी जी को लगा कि अब तो भैया मैं कहीं का नहीं रह गया, अब तो मेरा चेहरा बेनकाब हो गया, तो फटाफट उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया। अब मैं आता हूं दूसरी बात पे। अब बेचारे ओवैसी जी बोलेंगे क्या? अब वेस्ट बंगाल में क्या बोलेंगे? उनके पास बोलने को बचा नहीं कुछ, क्योंकि पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं और पूरे एक्सपोज हो चुके हैं उन्होंने कि भाई बीजेपी से स्पष्ट साठगांठ वाले मामले में पकड़े भी गए। इसलिए उन्होंने जो है अब जो है इतिहास की बात करने लगे हैं। अगर देखा जाए, अगर ये पूछा जाए, ओवैसी जी शायद अगर ये बोलते उस समय कि भाई जो लोग जिन्ना को भी जालिम जिन्ना कह रहे थे, आदरणीय आडवाणी। आप सभी मेहमानों को माफी के साथ रोकना चाहते हो, अपने सहयोगी चैनल फर्स्ट इंडिया को रुख करते हैं। चलिए एक बार फिर शुरू करेंगे खबर। चलिए फिर वापस चर्चा में आते हैं। जी चलिए अपनी बात पूरी करिए। जी देखिए, बहुत अच्छा मैं आपसे कहना चाह रहा था कि आपने देखा होगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो है पूरा चेहरा बेनकाब हो गया। और उसके बाद जो है मैं आता हूं यहां पे, अभी जब बात हो रही थी हमारी कि वेस्ट बंगाल में अगर आप देखें तो हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो है, जो अभी हमारी चारू जी बोल रही थी कि पिछली बार ममता जी चुनाव हार गई थी, और चुनाव हारी भी किससे? शुभेंदु अधिकारी। वही शुभेंदु अधिकारी जिसके ऊपर आपने चिटफंड घोटाले में, शारदा चिटफंड घोटाले की बात करी, आपने उसके ऊपर आरोप लगाया, उनके खिलाफ ईडी सीबीआई की रेड पड़ी, जांच हुई, और वो दूध का धुला हो गया, वॉशिंग मशीन में आपने धोया और बीजेपी में ज्वाइन करा दिया, उनको टिकट दे दिया और उनको नेता प्रतिपक्ष भी बना दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जो है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है वेस्ट बंगाल में। अगर उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे फिर वो कैसे जीत गए? अरे मैं वही तो मैं कहना चाह रहा हूं, ये कैसे आरोप लगाए इन्होंने? कैसे आरोप लगाया? क्या आरोपी व्यक्ति को, आप मुझे बताओ ना अंजनी भाई, आप मुझे बताओ, बीजेपी ने ही आरोप लगाए, शारदा चिटफंड घोटाले में आरोप लगाए शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ। जैसे ही बीजेपी ज्वाइन किया वो दूध के धुले हो गए। ये कौन नहीं जानता भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या क्या बातें करते थे पहले। और एक दो उदाहरण नहीं, मुकुल रॉय से लेकर के शुभेंदु अधिकारी से लेकर के कई एग्जाम्पल हैं। और स्टेट दर स्टेट इतने भ्रष्टाचार की बात करने वाले लोग थे, आज वो स्टेट दर स्टेट जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने गले लगाया। अब मैं आता हूं एक बात और दूसरी बात, अभी अगर पूछा जाए बीजेपी से कि ये बताओ जिन्ना की मजार पे जाने वाले कौन लोग थे और उनको सेकुलर बोलने वाले कौन लोग थे, आप बताओ। ये वही बीजेपी है जो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, शमशान, रमजान, अजान, कब्रिस्तान के अलावा इनके पास कोई एजेंडा है क्या भारतीय जनता पार्टी के पास? आप मुझे बताओ, आज देश के हालात कैसे हैं? अभी एक देश का राष्ट्राध्यक्ष हमें क्या क्या बोलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और पूरी दुनिया के बारे में बोलता है, उस पर तो चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है अंजनी भाई, ओवैसी ने जो बयान दिया उसको लेकर सभी पार्टियों का पक्ष आपने सुना। हमारे साथ रमनीश वस्त जी हैं, समीक्षक हैं। रमनीश जी देखिए, यहाँ पे ओवैसी ने कहा भाई बंटवारे के लिए जिन्ना और कांग्रेस जिम्मेदार है। अब कांग्रेस और बाकी पार्टियां कह रही कि वो तो बीजेपी की बी टीम है। अब उसमें एक कथित स्टिंग का मामला सामने कि भाई ये स्टिंग है, इसकी वजह से उनको अपना इस तरह से बयान देना पड़ा। क्या लग रहा है जो उन्होंने कहा कि अभी तक मुसलमानों को उनका लीडरशिप नहीं मिल पाया, उनका अपना कोई नेता नहीं मिल पाया? अभी तक कांग्रेस, सपा, बसपा, टीएमसी अलग अलग राज्यों में अलग अलग सियासी दलों के पीछे वो रहते थे, अब आगे आने की बात वो करते हैं। देखिए, देश के बंटवारे की राजनीति की बात की जाए तो देश का बंटवारा आज भी मुझे लगता है वर्तमान तक ये जारी है। फिर सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ 1947 के पहले ही जो प्रधानमंत्री के रूप में जो थे वो नेहरू जी थे। तो मुझे लगता है जिम्मेदार कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी बनती है, और रजाकारों वाली पार्टी कासिम रिजवी की जो पार्टी है MIM, मुझे लगता है जिम्मेदार तो वो भी मानती है, क्योंकि हैदराबाद को विलय करने में वो सबसे विरोध करने में उन्हीं की पार्टी थे। वो देश के एकीकरण में नहीं जाना चाहते थे। अच्छा, फिर बात करें कि आज बंटवारे की राजनीति की बात करें तो जो देश के बंटवारे में, भारत के विभाजन में जो ताकतें हैं, चाहे हम ओसामा बिन लादेन की बात करें जिसको कांग्रेस पार्टी ओसामा जी कहते हैं, पाकिस्तान का एक जो आतंकवादी जिसको हाफिज साहब की संज्ञा दी जाती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आज भी जब अफजल गुरु जब मारा गया था तो अफजल गुरु के बारे में कहा जाता था हम शर्मिंदा हैं, तेरे पापी जिंदा हैं। आज भी शर्जिल इमाम और उमर खालिद की राग अलापने वाले भी कांग्रेस पार्टी में मौजूद हैं, और समाजवादी पार्टी अतीक अहमद के लिए छाती पीट रही थी जब एक आतंकवादी का जो है सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से मिलता है, वो खुद इस बात को स्वीकारता है।
तो मैंने कहा कि जैसा कि देश के बंटवारे की राजनीति आज भी इस देश में जारी है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब कश्मीर में कत्लेआम हुआ 1990 में, वह भी देश का एक बंटवारा ही था। जब आप असम की बात करें, चाहे केरला की बात करें, चाहे आप मुर्शिदा, आप देखिए ना कि आंकड़े बता रहे हैं ना, ये आपके सामने टीवी के आंकड़े भी तो बता रहे हैं, ये 66% ये क्या है आखिर? ये लगातार इतनी बड़ी आबादी मुसलमानों की, ये आबादी क्या कहलाता है आखिर? मालदा की बात करें, दिनाजपुर की बात करें, चाहे दक्षिण परगना की बात करें, नादिया की बात करें, ये सारे जो मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद, ये बांग्लादेशी घुसपैठी, रोहिंग्या, और यहाँ पे भी ये क्या है? गजवाए हिंद, निजमाए उस्तफा, ताकि देश में मुसलमानों की संख्या बढ़ा करके यहाँ पे जो हिंदू हैं उसको हम खदेड़ करके भेज दें। आज भी राजनीति की जा रही है। तो उस समय जब देश का बंटवारा हुआ, मुसलमान जब धर्म के आधार पे बंटवारा, नहीं सबसे पहले अंजनी जी मुझे इस बात को क्लियर करना, देश का बंटवारा लॉर्ड माउंटबेटन ने किसके आधार पे किया था? धर्म के आधार पे। तो आखिर उस समय कांग्रेस पार्टी के कार्यवाहक के रूप में जब नेहरू जी थे और भी लोग जो सक्रिय थे, उस समय इस बात को क्यों नहीं ध्यान में रखा गया? जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ तो भारत के मुसलमान आज क्यों हैं? और इसका विरोध तो सबसे पहले आज हम जिनको संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने, उन्होंने तो भारत पाकिस्तान विभाजन किताब में उन्होंने तो बहुत सारी बातों का उल्लेख किया है ना। ये तो मैं नहीं कह रहा हूं ना कि जब तक यहाँ पे मुसलमान रहेंगे सांप्रदायिक सद्भावना नहीं आ सकती है, शांति नहीं आ सकती है। ये सारे चीजों का जब जिक्र किया गया था तो वो भी देश को जगाने वाली बात थी, लेकिन किसी ने सुना? मुझे लगता है कि देश का बंटवारा का सबसे बड़ा कारण है वो वाकई में कांग्रेस पार्टी है, जवाहरलाल नेहरू है, उनको बनाने वाले प्रधानमंत्री हैं। यदि बाबा साहब अम्बेडकर की बात सुनी जाती, उनको यदि प्रधानमंत्री बना दिया जाता, तो आज शायद ये देश का बंटवारा, टू नेशन थ्योरी जिसने गढ़ी थी मोहम्मद अली जिन्ना ने, वो शायद नहीं हो पाती। तो आज मैं कह रहा हूं कि देश का बंटवारा के लिए सिर्फ कोई एक आदमी नहीं, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, चाहे निजाम की पार्टी जो है कासिम रिजवी की पार्टी MIM की बात करें, चाहे आज जो सियासत जो कर रहे हैं, चाहे ममता दीदी की बात करें। ममता दीदी आप क्या परोस रही हैं आज मुसलमानों को? किस तरह से आप कर रही हैं? मुझे नहीं पता है कि किस तरह से आवास और आयुष्मान भारत जो जिस तरह की योजना, सरकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ रमेश जी कह रहे हैं कि जो बंटवारा जो आप बता रहे हैं कि आजादी के समय बंटवारे का एक दर्द झेलकर हमने आजादी पाई थी, वो बंटवारा आज भी हो रहा है। अजय जी वो कह रहे हैं बट बंटवारा तो आज भी हो रहा है। पश्चिम बंगाल में आप देखिए, मुर्शिदाबाद का उदाहरण दे रहे हैं कि 66% हो गए, वहां पर भी जो है बंटवारा ही हो रहा है। तो ये जो बंटवारा उस वक्त था, इस वक्त हो गया सिर्फ वोट बैंक के लिए, आज भी वही सब हो रहा है। देखिए, बात हो रही थी AIM के प्रधान के हिंदुस्तान में और पाकिस्तान के बनने के ऊपर, और ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचित वही सड़ी गली किताब की कहानी जो इनके भाजपा से के मुखौटे चेहरे और सेल कंपनियां लाके बैठ के रटने लगे। अब शुरुआत इन्होंने करी है तो एंड में करना चाहता हूं। जब जेफरी एपिस्टीन साहब, जिसमें देश के भारत के पेट्रोलियम मंत्री, देश के प्रधानमंत्री डांस करते हैं जाके वहां इजराइल में, तब वहां पर कोई नहीं बोलेगा। प्रज्वल रेवन्ना के हाथ मजबूत कीजिए, वो 300 सेक्स स्कैंडलों की उसकी सीडी बाजार में आई हुई है और उसको भी सजा हुई है, कोर्ट ने सजा दी है, तब वहां कोई नहीं बोलेंगे। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मित्रों कि प्रज्वल रेवन्ना के हाथ मजबूत कीजिए, मोदी के हाथ। एक मिनट अंजनी जी, मुझे एक बात बताइए, प्लीज विषय क्या है आज की डिबेट का? विषय क्या है? अजय जी यही होता है ना, यही होता है कि भाई आज बात हो रही ओवैसी के बयान पे, आज रेवन्ना के पास जा रहे हैं, तो यही मुद्दे से आप लोग भटक जाते हैं, इसलिए जनता आपको नकार देती है क्या? इसीलिए जनता नकार देती है ना। बीजेपी के मैं बोल सकती हूँ जी, बस आ रहा हूँ। 36 अबोध बालिकाओं से रेप करता है, तो आज ये मुद्दा कहाँ आ गया यहाँ पे? आज ये मुद्दा, आज हम चुनाव पे बात कर रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक की आपकी बात कर रहे हैं, तो रेवन्ना कहां से आ गए यहाँ पे? अशोक गहलोत ने देश शर्मसार कर दिया, ठाकर ने बिल्कुल हाईवे पे आकर देश शर्मसार कर दिया, नंगे की हद कर दी। फिर आप ऐसे जाएंगे तो फिर बहुत सारे पोल खुल जाएंगे, मुद्दे से भटक जाएंगे। जी चारों चीज करना चाह रही थी। नहीं, अगर मैं पोल खोलना शुरू कर दूंगा ना, ऐसे 20 नेताओं को मैं भी नाम गिनवा सकता हूँ। मैं 20 नेताओं को नाम मैं भी गिनवा दूंगा। आज देखिए, आज बात हो रही थी कि क्या, एक मिनट, आज लीडरशिप की बात हो रही थी। देखिए उस वक्त भी कहा गया भाई बंगाल में अभी देखिए क्या हो रहा है, आप लोग मुस्लिम वोट बैंक के लिए सब कुछ खेल कर रहे हैं और मुस्लिम वोट बैंक के लिए ओवैसी साहब कर भाई इस पे एक मुश्त मेरा अधिकार होना चाहिए। अभी तक क्या हुआ? तो आप आ गए रेवन्ना पे। मेरी सुन लीजिए, देखिए
मुस्लिम इस देश का नागरिक है, भारत का संविधान उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। वो नंबर दो दर्जे का मेंबर नहीं है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा आपने क्या बना के रखा? मैं आऊंगा हेडलाइन के बाद चारू प्रज्ञा जी इसका जवाब देंगे जी। अब हेडलाइन ब्लॉक होगा चारू जी, मैं आपके पास आऊंगा, आप चारू जी जवाब दीजिएगा। और दूसरा सिर्फ यही नहीं है, आज ओवैसी ने 5-6 सवाल भी किए हैं कि किस तरीके से बंगाल में और पूरे देश में मुस्लिम को दोयम दर्जा, जो आप खुद कह रहे हैं, उनके लिए न तो स्कूल की व्यवस्था है, न वो मेन स्ट्रीम में आ पाए हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? चुनाव के दौरान ओवैसी ने एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर घमासान मचा हुआ। उन्होंने कहा कि 90% मुसलमान बंटवारे के पक्ष में नहीं थे, जिन्ना और कांग्रेस भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार हैं। और लगे हाथ उन्होंने ये भी सवाल उठा दिया कि भाई अल्पसंख्यक बाहुल इलाकों को, चाहे कोई भी पार्टी हो, जहां जहां जिन राज्यों में अलग अलग पार्टियां जो मुसलमानों को रहनुमा बनती हैं, वहां पे मुसलमानों को नजरअंदाज किया गया। मुसलमानों के प्रभाव वाले क्षेत्र में स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, और अस्पताल जहां पे हैं वहां पर बेडों की बहुत कमी है, साफ पानी मुसलमानों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और ये सवाल उन्होंने टीएमसी के साथ साथ सारी पार्टियों से किया जो अपने आप को मुस्लिम रहनुमा मानती हैं। अब चारू जी आपकी बारी, अजय जी का जवाब दीजिए आप। पूरी तो करने दीजिए, मेरा अधूरा रह गया था जवाब। जल्दी करिए सर, चूंकि हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बचा जी। पहली बात तो ऐसा है, चारू जी एक बार इनके 1 सेकंड, 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए सर जी। अजय जी चूंकि मुद्दे से भटक गए थे जी, 10 सेकंड में अपनी बात पे आइए अजय जी। बात मेरी ये है कि ये सारे प्रयास कर लें, अडानी साहब लिया है, जिन्ना साहब लिया है, या ओवैसी साहब लिया है, कबीर साहब लिया है, ये सबके साहब यही कहते हैं। और देश की सबसे बड़ी झूठी पार्टी, महिलाओं के घोर विरोधी पार्टी, और झूठा बिल लिया है 23 में, महिला आरक्षण के नाम पे जो 23 में पास कर दिया था। देश के खंड खंड करना चाहते हैं, भारत के लोग नहीं चाहेंगे, 145 करोड़ नहीं चाहेंगे, और इनके झूठ को पकड़ लिया है। जिस हिसाब से सर आप लोग बात कर रहे हो, मुझे तो वही ओम बिरला वाली बात याद आती है। मुझे तो ओम बिरला की बात याद आ जाती है कि भाई राहुल गांधी से कहा गया कि महिला आरक्षण में बोलो, वो कहते जादू टोना। हम यहाँ बात करें टीएमसी की और बंगाल चुनाव की, तो आप कह रहे हैं कि भाई ये वो, तो मुद्दे पे आप लोग बात नहीं करते, मुद्दे पे आप लोग बात करते नहीं है, फिर कहते हैं भाई ईवीएम हैक हो गया। जी चारू जी अपनी बात रखिए। ईवीएम हैक हो जाता है, चारू जी बोलिए। जी देखिए, आज बंगाल चुनाव का मसला है, दोनों राजनीतिक दल की बातों से ये साफ समझ में आता है कि ये बंगाल की बात नहीं कर सकते, ये वर्तमान की बात नहीं कर सकते, ये बंगाल की जनता को क्या ऑफर करना चाहते हैं इसके बारे में ये बात नहीं कर सकते। तो एक इतिहास में चला जाता है और दूसरा ए टीम बी टीम सी टीम टाइप की बातें करता चला जाता है। और अजय जी की कुछ आदत ऐसी है कि वो हमेशा विषय से भटक ही जाते हैं, उनको और कोई विषय समझ ही नहीं आता, बस मोदी मोदी कहते रहते हैं। यहाँ पर भी महिलाओं की बात कर ली, तो महिलाओं की बात तो अच्छा हुआ आपने कर लिया, आपका जो घोर महिला विरोधी चेहरा है वो 2 ही दिन पहले देश के सामने आ चुका है, आपका भी और आपके साथी दलों का भी। और आप चाहें तो इस पे हम और भी विस्तार से बात कर सकते हैं। देखिए, बॉटम लाइन और इन सारी बातों के अंत में एक बात सबको याद रखनी चाहिए, वो ये है कि विपक्षी पार्टियों का कोई पॉजिटिव एजेंडा इस देश में है नहीं। अंजलि जी, जैसे मोदी जी ने कहा था अपने भाषण में, जब वो देश से बात कर रहे थे, अजय जी मैं आपके बीच में बोलती नहीं, आप बोल लीजिए, मैं चुप हो जाती हूँ, और जब मुझे अंजलि जी समय देंगे तब मैं बोलूंगी। आप बोलते रहिए, इधर उधर की बात कर लीजिए। अंजलि जी, मैं किसी के ऊपर बोलने वाली नहीं हूं, तो आप मुझे बोलने को नहीं दे रहे। अभी और भी मेहमान है जी, चारू जी, अजय जी चारू जी, तो आप मुझको बताइए कि पूरे बंगाल के चुनाव में इन्होंने अपनी तरफ से पॉजिटिव योजना कोई रखी क्या? बिल्कुल भी नहीं रखी। इन्होंने अपनी तरफ से कभी भी पिछले 12 साल का अगर हम अपने देश का इतिहास उठा के देख ले, कौन सी देश की पॉजिटिव कोई योजना हो, कोई हमारा कदम हो, उसका इन्होंने साथ दे दिया हो? किसी भी चीज का नहीं दिया। और सपा को तो मैं ऑनेस्टली समझती हूँ कि कभी यहाँ पढ़ते हैं, कभी वहां पढ़ते हैं, कभी कांग्रेस इनके बिल्कुल घनिष्ठ मित्र हो जाते हैं, चुनाव लड़ने की बारी आती है तो इनकी इतनी भी नहीं बनती कि 4 सीटों पर भी ये गार्ड बिठा ले। और यही किस्सा इनका टीएमसी के लोगों के साथ है। तो ये असलियत ये है कि ये एक दूसरे का नाम लेकर हार का ठीकरा किसी और पे फोड़ना चाहते हैं। टीएमसी ने तो पहले ही अपना पल्ला झाड़ लिया। आज की तारीख में मैं आपको फिर से ये बात बता देती हूँ, भाजपा का प्रभाव पश्चिम बंगाल में धीरे धीरे इस कदर बढ़ा है कि अब जनता को आपका दोहरा चेहरा बहुत साफ रूप से समझ में आ चुका है। पिछली बार ममता दीदी केवल अपनी सीट हारी थी, इस बार आने वाले समय में वो सारी सीटें हारेंगी, क्योंकि आपने बर्बाद करके रख दिया है प्रदेश को। लेकिन ये अभी अजय जी वाले और इनका चंचल जी का 1000 करोड़ का स्टिंग वाले का जवाब दे दीजिए। वो कह रहे उसी वजह से जो है ओवैसी साहब ने ये इतिहास भूगोल का पेज खोलना शुरू कर दिया। 1000 करोड़ का कुछ स्टिंग बता रहे हैं कि भाई आपने किया है और ओवैसी साहब को फंसाया गया है। अरे पता नहीं, उठा के पढ़िए।
मेरी एक तो बता दीजिए वो असली है नकली है, आप जवाब दीजिए उस पर कि आप उसे बताइए, जरा जवाब दे दीजिए, देश पूछना नहीं, आप किस स्टिंग की बात कर रहे हो मुझे पता नहीं है, आप प्रॉपरली कोट करो। नहीं ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास लास्ट 5 मिनट है, सबको 1-1 मिनट का मौका दिया जाएगा। जी चंचल जी, आप शुरुआत करते हैं। भाई कुछ तथ्यात्मक बात करना चाह रहा, अभी हमारे एक साथी बैठे हैं यहाँ पे जिन्होंने कहा कि जब तक इस देश में मुसलमान है तब तक समस्याएं हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी घुसपैठिए की बात कर रहे थे, मेरे पास डेटा है 2006 से लेकर के 2024 तक का डेटा है। आप बताओ, बांग्लादेश में भी आप देख रहे थे, घुसपैठिए की बात करें, 2006 में 13,700 लोगों को जो है डिपोर्ट किया गया बांग्लादेश। उसके अलावा उसी के देखा जाए तकरीबन 2024 तक जो है 2014 में जो है जब मोदी की सरकार आती है तो 989, 2015 में 474, 308, 51, 445, 299, 113। उससे कंपैरिजन में 2004 में देखा जाए तो 2004 में 13,700 लोगों को भेजा गया, 2005 में 12,100 लोगों को भेजा गया, 2006 में 12,600 लोगों को भेजा गया। मनमोहन सिंह जी की सरकार में उस दौरान घुसपैठियों को लगातार डिपोर्ट किया जाता था बांग्लादेश के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जिससे हमारे प्रधानमंत्री जी आए हैं 56 इंच वाले, ऑलरेडी अमित शाह जी आए हैं जो घुसपैठियों के ऊपर राजनीति करते हैं बिहार से लेकर बंगाल तक। अभी तक कितने लोगों को बाहर भेज पाए? दूसरा सवाल यह है, अभी हमारे साथी कह रहे थे जो है यहाँ पे वरिष्ठ जो हमारे एनालिस्ट हैं, इन्होंने एक बात कहा कि जो है भारतीय जनता पार्टी, 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड आपका समय हो गया, हमारे पास समय एक सवाल पर 10 सेकंड प्रोग्राम खत्म करना, इसलिए समय नहीं। 10 सेकंड आपने आंकड़े गिराने, इन्होंने कहा कि आंकड़े गिराने में इतना समय बर्बाद कर दिया। क्योंकि मैं लखनऊ देखा, लखनऊ जब घुसपैठिए बाहर के जा रहे थे, आप लोग हाय हाय कर रहे थे। इन्होंने कहा कि अफजाल को मानने वाली, अफजाल को शहीद का दर्जा देने वाली पार्टी, महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन। आपका समय शुरू होता है अब, आपका समय शुरू होता है अब, चूंकि कह रहे हैं पोल खुल गए इसलिए आप इतिहास में जा रहे हैं। आवाज हमें बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से सपा और कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, जो जिन्ना जी कहते हैं, कांग्रेस वाले और सपा वाले जिन्ना मुर्दाबाद बोल रहे हैं। मेरी आवाज अगर आ रही हो तो मेरा ये सवाल है, इनसे पूछो ये जिन्ना मुर्दाबाद बोलेंगे? इनके अखिलेश जी जिन्ना मुर्दाबाद बोलेंगे? राहुल जी जिन्ना मुर्दाबाद बोलेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। जिन्ना मुर्दाबाद हम बोलेंगे, बोल दिया गामा जी, उन्होंने बोल दिया। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है सर। नहीं, उन्होंने जिन्ना मुर्दाबाद बोल दिया। सवाल सुनाई दे पा रहा है? अपनी बात बोलिए, अपनी बात रखिए, बोलिए जल्दी। बोलो ना, बोल दिया हमने, हम गोडसे मुर्दाबाद बोल रहे हैं, जिन्ना मुर्दाबाद बोल रहे हैं। मेरी अगर आवाज आ रही हो तो इन कांग्रेस और सपा वालों से जिन्ना मुर्दाबाद बोलवाओ। देश के मुसलमानों की दुर्दशा में सपा और कांग्रेस दोनों का बराबर का योगदान है। देश के बंटवारा में कांग्रेस का बराबर का योगदान है। अपनी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी बचाने के लिए नेहरू जी ने जिन्ना जी को अलग किया। मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाने में इन्हें असमर्थता महसूस होती थी। आपका सर समय समाप्त हो चुका है। अजय जी, आपका समय शुरू होता है के नाम पर। ठीक है सर, अजय जी लास्ट आपका 1 मिनट जी, अपनी बात कंक्लूजन। अजय जी देखिए, मेरा कंक्लूजन ये है कि एक सांसद इनके निशिकांत दुबे हैं, पूरा देश जानता है कि वो कौन है, क्या है, कैसे। अपनी सगी मौसी की लड़की से शादी करी ऐसे नकली सनातनी, और वो कहते हैं कि 10 करोड़ घुसपैठिए हैं। भैया है तो उन्हें निकालिए। कांग्रेस ने 90,000 घुसपैठिए निकाले थे। एक तो ये बंगाल के चुनाव में हमें सबका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी सबका समर्थन मिलेगा। हम एजेंडा नहीं चलाते, हम मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी को मार्गदर्शक नहीं भेजते। हमारे यहाँ खड़गे जी का भी सम्मान है, राहुल जी का भी, प्रियंका जी का भी, और अजय वर्मा जैसे कार्यकर्ता, बब्बर शेर का भी। तो हम सबके साथ सबका विकास की करते हैं। इनका क्या है बीजेपी का नारा? सबका साथ सबका विनाश और बीजेपी का विकास, ये इनका नारा है और कोई नहीं है। ये हर जगह देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, झारखंड में देख लीजिए, सब जगह तोड़फोड़ करते हैं। और ये मास्टर है देश बंटवारे के, सही मायने में तो ये है मास्टर बंटवारे। ठीक है चारू जी, ये बंटवारा कर। ठीक है चारू जी, नहीं है रमनीश जी। नकली वोटर के माध्यम से एसआईआर जब होता है, नकली वोटर घुसपैठियों को निकालने की जब कवायद शुरू होती है तो छाती पीटने के लिए यही सब तो लोग बगल में आ जाते हैं। तो अब आप कहते हैं, और फिर दूसरी बात आई कि मुसलमानों की बात आई तो देश के मुसलमानों पे सबसे पहला हक है, वही तो है। मनमोहन सिंह जी ने कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने तो कहा था ना भाई, अल्पसंख्यक मुसलमान के मुसलमान थोड़ी होते हैं। अरे आप फिर उसके बाद देखिए बात है, नहीं
मुझे ये कहना है कि देश में संसाधनों का यदि सबसे पहला हक है सनातनियों का है, हिंदू का है, जो मूल रूप से वो निवासी हैं उनका है, सबसे पहली बात है। और दूसरी बात है, देखिए देश के बंटवारे की राजनीति जैसा मैंने कहा कि आज भी चल रही है, चाहे ममता बनर्जी के रूप में है, आज जिस तरह की गोटियां बिठाने के ला इलाहा इल्लल्लाह रसूले इस तरह की जो चीजें करती है और जय श्री राम के नारे लगाने पे कहती है कि खाल उधर देंगे। मुझे लगता है बंटवारे की राजनीति ममता बनर्जी के द्वारा भी होती है। आज जब अतीक अहमद की जब जय जयकार लगाने वाले समाजवादी पार्टी जब करती है तो देश के बंटवारे की राजनीति वही करती है। ब्रजेश सिंह का नाम ले लो। ब्रजेश सिंह ने आतंकवादियों को मारा है देश में। अब और उत्तर प्रदेश के बंगाल में चुनाव होने हैं और चुनाव ठीक है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए चारू जी आपका, अजय जी आपका, चंचल जी आपका, मनमोहन जी आपका, रमनीश भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बंगाल में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले एक मास्टर स्ट्रोक ओवैसी की तरफ से खेला गया और उनके बारे में कहा जाता है कि भाई बिहार में गए तो उन्होंने आरजेडी का जो है करीब वोट बैंक गड़बड़ कर दिया, समाजवादी पार्टी का यूपी में कर दिया, अब टीएमसी का वोट बैंक यहाँ पर भी खिसक सकता है और इसीलिए ये सारी पार्टियां उनके पीछे पड़ी हुई हैं। लेकिन अब ओवैसी ने एक जो लीडरशिप की बात की है, क्या उसका असर टीएमसी और गुजरात के चुनाव में देखने को मिलेगा? ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। देखना ये होगा कि जनता ओवैसी पर कितना भरोसा करती है बंगाल के चुनाव में।